दोस्तों नमस्कार। साहब की भाषा में हेडलाइन लगाते थे। बिल्कुल। और बल्कि वो तो एक वक्त था जब टिकैत साहब का आंदोलन 87 के दंगे के बाद मेरठ में हुआ, तो फिजाओं में बड़ा तनाव था। उस वक्त किसान मुश्किल में थे और मेरठ में दो बड़े अखबार दैनिक जागरण और अमर उजाला उस समय एंट्री करी थी इन्होंने। तो इन दोनों अखबारों के सामने ये भी चुनौती थी कि वो किसान बेल्ट के अंदर अपना एक सर्कुलेशन बढ़ाएं, अपनी ग्रिप बनाएं। तो उस समय अखबारों में एक होड़ भी लगी कि बाबा टिकैत की जो भाषा है, ठेठ देसी जो अंदाज है, उनका जो खाटीपन है, उसी शैली में लिखा जाए खबरों को, उसी शैली में हेडलाइंस लगें। हालांकि आप और हम थोड़ा बाद की पीढ़ी हैं, उस वक्त हम लोग जर्नलिज्म में नहीं आए थे, उसके बाद में आए। तो कुछ किस्से बताइए हमें टिकैत साहब के कि जो आपको याद पड़ते हो। जब टिकैत साहब मेरठ आते थे तो कैसे हलचल होती थी मशीनरी में। और ये तो मुझे भी याद है कि मैंने भी चूँकि उनको कवर किया, जब ये सूचना होती थी कि टिकैत साहब सिसोली से चल दिए हैं, आने वाले हैं, कल मेरठ आएंगे और बिजली की समस्या को लेके आएंगे, या यूनिवर्सिटी जाएंगे, या डीएम से मिलेंगे, तो एक हलचल हो जाती थी पूरी मशीनरी में। तैयारियां होती थी, शहर में अलर्ट हो जाता था, उनका रूट साफ किया जाता था, पुलिस प्रशासन के अधिकारी लग जाते थे, सीनियर ऑफिशियल्स निगाह रखते थे कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि टिकैत साहब नाराज़ हो जाए, उनको कोई असुविधा हो जाए। और उनको कैसे मनाना है टिकैत साहब को, ये भी कुछ स्थानीय यहाँ के अधिकारी जानते थे। रणनीति भी, तो रणनीति के तहत ऐसे अधिकारियों को लगाया जाता था उनसे बात करने के लिए जो गांव की पृष्ठभूमि से आते थे, जो उनकी भाषा को समझ सकते थे, उनकी भाषा में बात कर सकते थे उनसे। तो हमें कुछ किस्से बताइए आप ऐसे। डॉक्टर साहब, ऐसा हुई 2004 की बात है जी। और चूँकि 2004 में पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद होता था, बिजली मतलब सरकारी डिपार्टमेंट। हाँ। और ये 2002 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन हो गया था। और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की 5 कंपनी पूरे उत्तर प्रदेश में थी। बिजली का भयंकर संकट था, किसानों को ट्यूबवेल तक पानी नहीं पहुंचता था। तो 2004 में बल्कि यहाँ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अमीश अवस्थी थे, जो भी रिटायर हुए हैं। क्योंकि ये यहाँ पहले डीएम भी रह चुके थे, लोकप्रिय थे, टिकैत साहब को वो अच्छी तरह जानते थे और वो टिकैत साहब की शैली को अच्छी तरह जानते थे। तो जब किसान बहुत परेशान थे, बिजली नहीं आती थी, तो टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया कि पश्चिमांचल को घेरेंगे। क्योंकि एक बार जब कमिश्नरी घेरी थी
और जब ये कहते हैं कि भाई जो वीर बहादुर सिंह जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्हें करवे से पानी पिला दिया। तो जब जब वो मेरठ कमिश्नर की बात करते थे घेरने की, तो वो सीन याद आता था अधिकारियों के और नेताओं के। तो ऐसा हुआ 2004 में कि उन्होंने कहा कि भाई बिजली मिलने नहीं और पश्चिमांचल विद्युत निगम को घेरेंगे, डेरा डालेंगे, वहीं रहेंगे। और क्योंकि जब टिकैत साहब का बयान आता था, तो बयान से मेरठ या जिले की सल्तनत नहीं, प्रधानमंत्री तक बयान देते थे। उस समय जो प्रधानमंत्री होते थे, टिकैत साहब के बयानों को नोटिस किया जाता था और प्रधानमंत्री कहते थे मुख्यमंत्री से कि टिकैत साहब को समझाओ, उनकी समस्या क्या सुनो। तो वो ऐसा हुआ, मेरा किस्सा याद है, मुझे रिपोर्टिंग में लगाया गया, मुझसे कहा कि भाई बड़ा मूवमेंट होना है। और उससे चूंकि उस समय जो हेडिंग लगते थे ना, जो देशी भाषा होती थी उनकी, उनका हेडिंग लगता था, तो वो बिकता बहुत था। तो ऐसा हुआ, जब वो कहा गया कि वो आएंगे, तो उन्हें मनाने का काम किया गया, वो नहीं माने, उन्होंने कहा आना है। तो फिर प्रशासन ने कहा कि टिकैत साहब को हम आने नहीं देंगे। अब उन्होंने कहा कि और सब की बात छोड़ दो, हम टिकैत साहब को रोकेंगे, मेरठ तक नहीं आने देंगे। तो मुजफ्फरनगर क्या, जब वो सिसोली से उन्हें घेराबंदी शुरू होगी और जब हम सब लोग लगे, तो हमें भी इतना आनंद आता था रिपोर्टिंग में कि टिकैत साहब किस तरह चकमा देते हैं पुलिस को। उनकी वो गजब की शैली थी। आज की दौर की अगर हम बात करें, आज तो नेता रुक जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे या शोर मचा देंगे, वो ना तो किसी कोशिश करेंगे कुछ टकराट हो जाए, फुटेज आ जाए, फोटो अच्छा और हम अखबार में जब जाएं। तो उस समय ऐसा नहीं बन जाए। हाँ, ऐसा नहीं था। टिकैत साहब उनकी शैली गजब की थी। वो टकराव भी नहीं चाहते थे, ऐसे भी नहीं चाहते थे कि किसान के जेल चले जाए या उनको मुकदमा हो जाए। तो वो ऐसा था कि जब यहाँ पश्चिमांचल में उन्हें आने से रोका गया, तो खतौली नहर उस समय सिंगल रोड हुआ करती थी, हाईवे जो 58 है, वो सिंगल रोड थी। तो जब मुजफ्फरनगर की घेराबंदी हुई, तो सिसोली से टिकैत साहब सुबह 4 बजे अंधेरे में निकल लिए। वो बुलेरो गाड़ी में आते थे, उन बुलेरो गाड़ी की सबकी पहचान थी कि वो आएंगे। तो जब वो घेरे, तो उस समय सिसोली अलग जिला नहीं था, मुजफ्फरनगर का ही था। तो जैसे घेराबंदी हो तो निकल लिए सुबह 4 बजे, पता चला कि वो तो निकल गए। अब वो कहा कि भाई घेराबंदी थी, तो खतौली में चीता लेक वो था रेस्टोरेंट, तो वहाँ पुल पे बड़ी संख्या में पुलिस खड़ी हो गई। भैंसी के पास में खतौली का पुल है, नहर पे, बोले यहीं से गुजरेंगे, कोई और रास्ता था नहीं। तो जब टिकैत साहब आए, तो यहाँ से जब अखबारों ने कहा कि भाई देखो टिकैत साहब की पीछा करो, तो चूँकि रिपोर्टर जानते थे, वो पहचान भी थी। और थानेदारों की जहाँ तक बात है, तो नए आते थे, वो पहचानते भी नहीं थे इतने। तो हमने देखा कि जब वहाँ खतौली नाकाबंदी होगी, उन्हें कहा गया आपकी गाड़ी रोक ली जाएगी। तो भैंसी से जैसे निकले खतौली की ओर, तो तांगा आया। वो तांगा की जो आसपास के गांव का था, उसे मंडी से खल चोकर लानी थी। तो उन्होंने तांगा रुकवाया और तांगे में आगे पैर लटका के बैठ गए, और वो पुलिस के बीच में, नाकेबंदी के बीच से तांगे बैठ के निकले चले आए। पुलिस वालों का ध्यान ही रहा कि तांगे कि बुलेरो में आएंगे। हाँ, बुलेरो में आएंगे। वो वहाँ से उन्होंने मंडी में उन्हें उतार दिया। वो मंडी पे उतरे, और आप देखो कि जो उनके ड्राइवर होते थे, उनके आसपास के, वो ठिया बताते थे कि मुझे वहाँ मिलना और फिर मैं वहीं मिलूंगा आपको। वो कोई ये भी नहीं कहता था कि आप कैसे आओगे, बोले तुम चलो। और वो लंबे थे, उनकी डिग लंबी पड़ती थी 1-1.5 मीटर, वो तो पैदल चलते थे, तो ही आम आदमी के साथ नहीं चल पाता था। तो वो वहाँ से जब मंडी में उतरे, मंडी से पैदल चले तो ये जो भंगेला गाँव पड़ता है, भंगेला नहीं, खतौली से वहाँ मंडी जो है खतौली की, वहाँ उन्हें बुलेरो गाड़ी मिलती है। तो जब ये कहा खतौली में कि ये पता चला, खतौली पुलिस ने वो दिया मैसेज, क्योंकि पूरी आईजी से कोऑर्डिनेट हो रहा था कि कहाँ है वो। तो वायरलेस पे लगातार चल रहा था कि वो अभी खतौली नहीं पहुँचे। तो पता चला कि वो मंडी क्रॉस करके बुलेरो में बैठ के, तो जब चले तो पुलिस चौकी कोई उठाई नहीं कि अभी तो खतौली से दूर है। तो जैसे ही वो सकोती पहुँचे, तो किसने बता दिया कि टिकैत साहब तो खतौली निकल गए और वो कहीं दुराला के आसपास है। तो दुराला थाने के सामने बैरिकेडिंग लगा दिया कि टिकैत साहब की गाड़ी रोकेंगे। गाड़ी उनकी वहीं खड़ी रही। तो वहाँ से किसी ट्रैक्टर में बैठ के आए, वो सपोती से मटोर तक जाम लग गया रोड पे, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। तो फिर कोई बुग्गी आई गन्नों की, खाली बुग्गी आ रही थी, उसमें 1-2 लोग बैठे हुए थे बुजुर्ग, उस पर बैठ गए और वो पैर लटका के बैठे रहे अपना हाथ रख के। किसको ये एहसास ही नहीं हुआ कि टिकैत साहब आ रहे हैं। जैसे ही वो दुराला आए, तो पहले उस समय डॉक्टर साहब ऑटो चलते थे, वो जो 3 पहियों वाले जो ऑटो थे लंबे, गणेश जी जिसे कहते थे। तो पता चला कि वो गणेश जी बैठे हैं दुराले से, और गणेश जी से बैठ के बेगमपुर आगे उतर गए और फिर पहुंचे वहाँ। तो उनकी तो मतलब आप देखो कि आज के जो लीडर हैं, ये जो मूवमेंट चला रहे हैं, इतनी कला नहीं है। देखो वो टकराए भी नहीं, और जहाँ उन्हें जहाँ जाना था वो बहुत आराम से पहुँच गए और पूरे सिस्टम को चकमा दे दिया। एक किस्सा डॉक्टर साहब मेरे याद है, जब विश्वविद्यालय में बहुत सारी कॉपी चोरी हो गई। ये बड़ा मशहूर किस्सा है। जब कॉपी चोरी हुई, तो डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्र आंदोलित थे। तो छात्रों ने पूरा अपने आप मूवमेंट चलाया
और यहाँ मिस्टर झा थे कुलपति, मैं उनका पूरा नाम मेरे याद नहीं, झा साहब कुलपति थे। तो उस समय यहाँ हमारे ब्यूरो चीफ थे राइल सिंह सर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि राजेश आप चले जाओ वहाँ, मैं जो साथी हमारे दूसरे थे बोले भाषा के मामले में हो जाएंगे और आप समझते तो उसी अंदाज में समाचार लिखेंगे, आप चले जाओ। तो मैं जब वहाँ गया यूनिवर्सिटी में, मैं पहले चला गया। तो जब वो गए, अच्छा जब टिकैत साहब मेरठ आते थे किसी डिपार्टमेंट में, तो एक खलबली ऐसी मचती थी, ऐसी खलबली अगर आज चीफ मिनिस्टर आए तो ऐसी नहीं मचेगी जैसी टिकैत साहब के अंदर खलबली मचती थी। अब जैसे ही वहाँ छात्रों ने कहा कि बाबा टिकैत आ रहे हैं, तो कुलपति आवास के बाहर बहुत सारे छात्र बैठे हुए थे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो कुलपति इंतजार में थे कि बाबा आएंगे, नमस्कार करो। तो हम लोग जब उतरे उनके साथ साथ चल दिए। मेरा प्रयास था कि इनकी क्या बात होगी झा साहब से वो नोट करेंगे, और वही होगी क्योंकि झा साहब मुझे लगा वो बिहार के थे, तो झा साहब की भाषा और टिकैत साहब की भाषा दोनों विपरीत भाषा थी। तो जब वहाँ बैठे तो जब चले गए तो टिकैत साहब नहीं, वो ओझा जी थे। ओझा जी, हाँ ओझा जी थे, पूर्वांचल के रहने वाले थे। हाँ ओझा जी। तो उनकी भाषा और टिकैत साहब की भाषा वो बिल्कुल विपरीत थी। बनारस का आदमी बनारस के थे ओझा साहब, बनारस का आदमी और एक तरफ सिसोली का आदमी मुजफ्फरनगर। तो ऐसा हुआ, और मैं वहाँ गया इसलिए था अंदर ताकि जो दोनों की भाषा उस पर मैंने लिखा कि ये बार बार ओझा साहब क्या बोलते थे, वो पूछते थे क्या बोले बाबा वो ऐसे करते क्या बोले बाबा बताओ जरा। तो वो चंद्रपाल जी उस समय थे प्रदेश अध्यक्ष, वो साथ बैठते थे। उन्होंने कहा ये कह रहे हैं, तो फिर वो जवाब देते थे। तो जैसे ही वो टिकैत साहब घुसे उसमें, तो उनका क्योंकि गाँव के वो ठेठ थे और वो गाँव के थे, तो गाँव में क्या है कि अभी भी शामली में कमरों को कोठा कहते हैं। तो जब गए तो वो टोपी देखा, बोले यहाँ तो बहुत सारे कोठे बने हुए हैं भाई। तो उन्होंने कुलपति ने कहा, मास्टर जी कहा, हेडमास्टर मुझे ध्यान, हेडमास्टर ने बोले बहुत सारे कोठे बना रहे हैं भाई, इतना सब ताम झाम, और ये जाकत वाले हैं तबाह, इन्हें भी तबाह कर रखा भाई, इनकी सुनते। तो जब वो जाकत वाले का नाम आया तो जाकत वाले पे घूम गए ओझा जी उन्हें समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। वो कह रहे जाकत वाले क्या हैं। तो चंद्रपाल जी साथ थे, उन्होंने कहा जाकत वाले कह रहे हैं ये छात्रों को ये क्यों परेशान कर रखे हैं, बोले नंबर 2। तो उन्होंने कहा भाई, तो वो मेरा आज भी एक शब्द याद है, उन्होंने कहा ओझा जी ने कि जिन बच्चों की कॉफ़ी गायब होगी नहीं मिली, तो हमने जितने नंबर पहली कक्षा में आए थे उतने नंबर में दे दिए, ऐसा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा बोले ये बहुत बढ़िया भाई, गधे घोड़े बराबर कर दिए अब वो जब गधे घोड़े का आया बराबर का, उसने की चीज़ का मतलब क्या है उन्हें कि भाई एक बच्चा होशियार होगा, एक कम पढ़ने वाला होगा, बराबर नंबर कैसे दोगे भाई। हो सकता है एक बच्चे के पहली बार मेहनत कम की हो, नंबर कम आए हो, अब मेहनत ज़्यादा कर ज़्यादा नंबर आए हो, बोले जी ये हो गया, बोले नहीं परेशान। तो फिर जब ओझा जी ने समझाया उन्हें तो वो समझ गए। उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट हैं ये पढ़ते नहीं है। हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि जी बोले तो बाबा बताओ कर रहे हैं प्रयास, कॉपी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई इनका ध्यान रखो। तो इसी बीच में एक लड़का आ गया सिसोली का, उसने दी नमस्ते। उन्हें किसका तू भाई, उसी अपनी भाषा में कहा किसका है तू, उन्हें बोलते थे फलाना का। अनु तू यहाँ पढ़ने आया है या यहाँ धरना प्रदर्शन करने आया, अरे धरने को तो हम ही बहुत है पढ़ने को भेजा। तो उन्होंने जिक्र किया कि किसका बेटा है तू, तो उसके बाबा का नाम लिया, बोले इसका। तो उन्होंने कहा 2 बीघे जमीन बेची उसने तो पिछले साल, और तेरी वजह से बेची, तू यहाँ पलोती मारो बैठा, तेरे बाप से कहूँगा। तो इस बात पे ओझा जी बहुत हंसे। तो वो जो करते थे, ये उनका अंदाज था, वो एक तरफा बात नहीं करते थे। नहीं एक तरफा नहीं, ऐसे जैसे वो वहाँ टीचर साहब बैठे तो कुछ छात्रों ने नारेबाजी कर दी। तो उन्होंने कहा कुलपति जी ने कि बाबा ये ऐसा करते हैं, पढ़ते नहीं है, ध्यान पढ़ने में नहीं है। तो वो डंडा रखा था, तो जिस अंदाज में गाली देते हैं उनने कि वहाँ चले जाओ बाहर, लट कितने लगे, पढ़ने का काम तो है नहीं, वहाँ तो तुम्हारे बाप रात भर जाके खेत में पानी कर रहे हैं, तुम यहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे हो, पढ़ो बैठ के, मेरी मास्टर जी से बात होगी, सबको नंबर मिलेंगे, सब पास हो जाओ। तो जब उनकी एक सबसे खास बात थी, वो कभी भी ऐसे नहीं कि एक पक्ष से बात कर दी, जब वो बात करते थे पूछते थे कि क्या मामला है, वो उनके जो अंदाज था बात अपने रखने का। कहावतों में, किस्सों में बात करते थे। हाँ किस्सों में, महाभारत के बहुत सारे उदाहरण देते थे। हाँ बहुत सारे। डॉक्टर साहब मेरे याद है एक बार, मैं तो उस समय खुद मैं डर गया था, एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा। ये शायद 2006 की बात है जब विक्टोरिया अग्निकांड हुआ था, मैं भी उस समय डर गया था, क्योंकि जब वो यहाँ आते थे अक्सर उनकी रिपोर्टिंग के लिए मुझे भेजते थे कि राजेश चले जाओ। उसका एक वजह ये भी थी, जैसे मैंने बताया कि भाई किसान परिवार से और भाषा का कोई ऐसा मतलब होता नहीं था। तो डॉक्टर साहब विक्टोरिया पार्क अग्निकांड हुआ, इसमें लगभग 45 से 50 लोग जल गए थे, वो बड़ा भीषण अग्निकांड था। तो बहुत सारे अस्पतालों में अलग अलग जो घायल हुए भर्ती हुए थे। तो
तो टिकैत साहब दूसरे दिन आए जसवंत राय में। तो हमारा ये होता था कि जब टिकैत साहब आए तो प्रयास रहता था कि टिकैत साहब जैसे एंट्री में ऐसा करें तो उनके साथ ही हम उनके हर जो बात करते हैं उसे नोट करें कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो बोलते थे जब उनकी उसी अंदाज में लिखते थे तो उसे लोग पढ़ते थे, चर्चा होती थी इस पर। तो ऐसा हुआ जसवंत राय में लगभग 15-16 एडमिट जो घायल हुए थे वहाँ पे, तो वो उस समय बड़े गमगीन थे, बहुत ज़्यादा मार्मिक, मतलब उनका चेहरा लग रहा था कि बड़ा दुख है। पहले विक्टोरिया पार्क गए, देखने के लिए आए, तो जब वो इमरजेंसी की तरफ चले जहाँ बताया कि वहाँ पेशेंट है, अस्पताल में आए, तो उनके आने का मतलब देखो, आज कोई लोग क्या करें वो अलग बात है। जब टिकैत साहब के संस्थान में जाते थे, चाहे किसी कोली में जाओ, चाहे किसी अस्पताल में जाओ, उनका वो संस्थान बहुत सम्मान करता था, बैठा था उन्हें बहुत सम्मान भी करता था। समाज की हर तबके में उनका सम्मान था। तो मेरे याद वो बात आज भी है। तो जैसे चले वो तो गमगीन थे, भाई बहुत बड़ी घटना होगी, बड़ी विपद घटना हुई है। इसी बीच में इमरजेंसी से लगभग 10 कदम पहले एक कोई लड़का था, लड़का क्या कह दूँ, किसान था 30-35 साल का। टिकैत साहब हाथ तो मिलाते नहीं थे, वो तो नमस्ते हाय जो तो राम राम कर लिया ऐसे करते। और इसी बीच में वो सामने आ गया, बोले हेलो सर आई एम ये, और मैं पावली खास से हूँ। और उस समय उनका बड़ा वो दर्द था विक्टोरिया पार्क को देख के, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा हेलो सर, मैं फला, तो थप्पड़ ऐसा मारा दाव के, थप्पड़ जो लगा आँख लाल होगी डॉक्टर साहब, और उस समय डर लगा। मैं कहा टिकैत साहब बहुत गुस्से में, हालांकि हम कभी देखते नहीं थे, पर चूंकि वो माहौल ऐसा था, फिर उन्होंने कहा कि यार देखो बताओ, यहाँ लोग मरने की डेड बॉडी पड़ी है, तुम्हें मेरे से मिलने की लग रही है, अरे इनके लिए कुछ करो भाई, इन्हें ब्लड की व्यवस्था करो, इनसे कहो कि खून दिलवाओ, मेरे से हाथ मिला रहे हो। तो हालांकि गए देखने, और उन्होंने ये कहा, जसवंत राय का जो प्रबंधन था उस समय देखा है, मैं साथ था, तमाम लोग जैसे डॉक्टर मलय शर्मा हैं, डॉक्टर राजीव अग्रवाल हैं, वे सब लोग ICU में थे उस समय, और भी कई सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर HM रस्तोगी वहाँ थे। तो उनसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर इनको बचाने के लिए खून की ज़रूरत पड़े, पैसों की ज़रूरत पड़े, हमसे बताना, जो भी ज़रूरत पड़े खून की पैसों की हमसे बताना, इनके घर वालों से मत करना, हम व्यवस्था कराएंगे हमारे पास। तो सब दोबारा आवाज़ चेक कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब टिकैत साहब की बात ये थी कि वो कभी ऐसा नहीं करते थे कि एक तरफा कभी बात नहीं करते थे। अगर उन्हें लगता था कि DM इसी मामले को आश्वासन दे रहा है, तो वो इस पर धरना स्थगित कर देते थे। और डॉक्टर साहब एक अच्छाई थी उनमें कि वो कभी ऐसा नहीं करते थे कि भाई किसी बात को लेकर अड़ गए। अगर उन्हें लग रहा है कि सामने कोई जिम्मेदार अधिकारी है और वो ये आश्वस्त कर रहा है कि तब तक ये काम हो जाएगा, तो वो उस पर विश्वास करते थे। वो ये कहते थे, उन्हें पता था कि भाई अधिकारी के हाथ में बहुत नहीं, ये शासन में बात करेंगे, इन्हें इतना समय दिया जाए, ये बात कर लें, और बात करके हमारी बात वहाँ पहुँचा दें, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। हाँ, समय देते थे। हाँ, एक बार बड़ी रोचक बात है डॉक्टर साहब, देखो वो संस्कारों को कितना वो देते थे, बहुत ज़्यादा तरजीह। शुगर मिलों पे बहुत ज़्यादा गन्ने का बकाया था, और पूरे वेस्ट में क्या पूरे देश, पूरे जो गन्ना बेल्ट है वहाँ पूरा मूवमेंट चल रहा था भारतीय किसान यूनियन का कि भाई गन्ने का भुगतान करो, क्योंकि 1 से 1.25 साल का भुगतान शुगर मिलों पर ड्यू था। मेरठ में यहाँ चूँकि बजाज शुगर मिल है, और बजाज शुगर मिल का वेस्ट में सबसे ज़्यादा बकाया था, तो उन्होंने कहा कि भाई किनौनी मिल में धरना देंगे। तो किनौनी शुगर मिल में धरना चला, कई दिन तक धरना चला, और टिकैत साहब नहीं आए थे उसमें, और तमाम यूनियन के लोग बैठे हुए थे। तो जैसे ये हुआ कि भाई कल टिकैत साहब आएंगे, यहाँ उस समय कामनी चौहान रतन यहाँ जिलाधिकारी थी मेरठ में। तो जब वो वहाँ गए, किनौनी मिल पे बैठे टिकैत साहब, तो बैठ गए, बैठते ही वहाँ 1000 लोग किसान आ गए। कामनी चौहान रतन को लगा कि किसी भी तरह धरना स्थगित कराना है, और उन्होंने पूरे प्रयास कर लिए। भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं से बात करी कि मुझे शासन में बात करने के लिए थोड़ा सा समय दो, और मैं आश्वस्त करती हूँ कि फला समय तक भुगतान हो जाएगा। अब टिकैत साहब आ गए तो उन्हें कौन रोके, उनके सामने कौन बोल पाए। तो ऐसा हुआ कि वो खुद चली गई। बहुत सारे अधिकारी ने कहा कि टिकैत साहब बैठे हुए हैं, आप वहाँ मत जाओ, और दूसरे लोगों से बात कराओ, SSP को भेज दो, कमिश्नर साहब को भेज दो, IG चले जाएंगे, उनसे बात कर लो। कामनी चौहान रतन ने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा। हाँ, वो काफ़ी सरल जिलाधिकारी रही, हाँ, बहुत लोकप्रिय रही हैं। और डॉक्टर साहब आप देखिए कि जैसे ही वह कामनी चौहान रतन DM पहुँची धरने के बीच में, तो उससे पहले बहुत उग्रता से भाषण दिए जा रहे थे, और टिकैत साहब ने कह दिया कि भाई शुगर मिल चाहे ये बंद कराने पड़े, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक गन्ने का भुगतान नहीं होगा, और बोले तमाम मिलों में अलग अलग भुगतान करें। आप बताओ कि जब चौधरी टिकैत साहब ये भाषण दे दें, ये बयान दे दें कि जब तक धरना स्थगित नहीं होगा, जब तक भुगतान नहीं होगा, तो फिर कोई क्या करेगा। और इसके बीच में लगभग 10, मैं वहीं बैठा हुआ था,
लगभग उनके संबोधन के 10-15 मिनट बाद वो बैठ के धरने पे डीएम पहुंची कामनी चौहान रतन, और कामनी चौहान रतन जैसे पहुंची तो वो एज ए डीएम नहीं पहुंची, वो एज ए बहू के रूप में पहुंची। और जब वो गई तो टिकैत साहब देख रहे तो जैसे भाई बहुत सारे जो IAS IPS होते हैं तो उनके लिए चुन्नी सिर पर रखना तो कोई ऐसा हो नहीं कि रखना जरूरी है। पर आप देखिए कामनी चौहान रतन भी, वो भी मतलब कला से पारंगत थी। उन्हें पता था कि टिकैत साहब के सामने अगर मैं संस्कार में जाऊंगी तो हो सकता है वो थोड़ा दया भाव में मेरी बात को रख लें। तो जब वो पहुंची तो वहीं टिकैत साहब के सामने बैठ गई। उस समय तक टिकैत साहब का और कामनी चौहान रतन का कभी सामना नहीं हुआ, तो वो जानते भी नहीं थे कि ये कामनी चौहान यहाँ डीएम है। जब वो बैठी तो उनका पल्ला कितना करके सिर पे पल्ला किया और इतना पल्ला करके बैठ गई, पलोथी मार के बैठ गई और बाबा के पास आके पैर छुके हाथ जोड़े और बैठ गई। तब तक वो संबोधन चल रहा। लगभग 4-5 मिनट बाद पूछा, उन्हें लगा भाई, उन्होंने कहा कि ये छोरी कौन है भाई, ये तो बड़े संस्कार में है, देखो बिल्कुल सिर पे पल्ला है, देखो कितने संस्कारवान परिवार से है। तो जब बैठी तो उन्होंने कहा कि साहब ये डीएम साहब है मेरठ की, कामनी चौहान रतन। तो जैसे जो उनका अंदाज था बोलने का, उन्होंने कहा देखो ये भी तो कलेक्टर है, इनका देखो कितने अच्छे ये संस्कारवान परिवार से हैं, यहाँ बैठी हैं तो सिर पे पल्ला नहीं उतरा। बोले मैं बहुत सारे को देखता हूँ सिर पे पल्ला नहीं रखते, अब अपने मुँह सवार है, बस जो जैसे चल दिया, ये तो बड़ी संस्कारवान परिवार से है भाई। तो उन्हें कि बताओ कैसा हुआ। तो उन्हें हाथ जोड़ के कहा कि बाबा मेरी बात होगी, मैंने बात कर ली शासन में, मुझे 15 दिन का समय दिलवाओ। 15 दिन में मैं प्रयास करूंगी कि टोटल भुगतान तो नहीं होगा पर कुछ भुगतान मैं करा दूंगी। जैसी ये बात कही उन्होंने ये कहा कि मैं टोटल भुगतान का वादा नहीं कर रही, कुछ भुगतान कराऊंगी। तो उन्होंने कहा देखो ये कितनी अच्छी बात कर रही है, और बड़ी बात तो ये है कि देखो कितने संस्कारवान परिवार से है, झूठ नहीं बोल रही, जितना झूठ नहीं सही कह रही है, उतना ही कह रही है। बोले ठीक है भाई, इसकी बोले छोरी की बात मत गिराओ भाई, बिल्कुल मत गिराओ, ये अच्छे परिवार से है, सही बात कही। अब हालांकि वहाँ तो पूरी तैयारी थी क्या शीतकालीन धरना होगा, और एकाएक जैसे डीएम ने ये कहा और उसके सिर की उन्होंने चर्चा की, उन्होंने कई बार इस बात को रिपीट किया कि कितने अच्छे संस्कार परिवार से, देखो बाल पे सिर उड़ा नहीं है, पल्लू है, क्योंकि वो इस बात को मानते थे हमेशा कि लड़कियां हमेशा सिर पतला रखें। वो इस बात का विरोध करते थे कि बहुत सारी लड़कियां भाई नंगे सिर घूमती हैं, बहुत सारी उदाहरण करते थे और वो बहुत सारी बात वो उदाहरण में देते थे, बहुत सारे किस्से सुनाते थे। तो तब कामनी चौहान रतन को एक किस्सा सुनाया और उसे बताया कि भाई सिर पे पल्ला रखने का क्या मतलब है। उन्हें सुनिए वो बड़ी खुश रही, और जैसे डीएम की उन्हें भाई मना कर दो चंद्रपाल, मना कर दो, 15 दिन बाद देखेंगे। तो कह दिया कलेक्टर ने कि 15 दिन का समय दो। तो भाई इन्हें समय दो, ये शासन से बात करेंगे, ये भुगतान तो नहीं करने की, ये दबाव बनाएंगी। फिर वो खड़ी हुई कामनी चौहान रतन, तो जो बात उन्हें टिकैत साहब से कही वही बात माही पर गई। इतने करते टिकैत साहब ने धरना स्थिर करा दिया। तो वो इसलिए नहीं करा दिया कि वो कामनी चौहान रतन डर गई, वो इसलिए कि वो सच्ची बोल रही थी बिल्कुल, और वो आई उनके बीच में निडर होकर आई। हाँ, एक भरोसे की बात। बिल्कुल मतलब नेता को जब सरकारी मशीनरी में जो अधिकारी हैं उनकी बात पे भरोसा होता है, तो कई बार टिकैत साहब ये भी करते थे कि जो पुलिस वाले आसपास उनके धरने पर लगाए जाते थे तो उन्हें अपने किसानों के बालक कहते थे कि तो हमारे ही तो बालक हैं, ये पुलिस में चले गए, तो ये अब यहाँ खड़े हैं भाई, इनकी ड्यूटी है, मजबूरी है इनकी, इन्हें खड़े रहने तो इन्हें कुछ ना कहियो तुम तो यहाँ आके बैठो अपनी बात करो। तो वो अपना बना लेते थे, बिल्कुल दिल जीत लेते थे। डॉक्टर साहब इस वाले प्रकरण में तो बहुत सारे लोग बाहर चर्चा करने लगे कि भाई अभी तो टिकैत साहब ने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना होगा, ऐसे क्या हो गया डीएम के आने से एकदम बदल गई। तो उन्होंने हल्की बात सुनने में आ गई, उन्होंने कहा ज़्यादा नेतागिरी मत करो, मत दिखाओ नेतागिरी, इसके हाथ में नहीं है पैसा। उस महान विभूति के, उस महान आत्मा की अगर हम बातचीत कर रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है ऐसे लोगों की बात करने में, और चूँकि उनके किस्से सुनने को भी मन करता है, सुनाने को मन करता है। मैंने इसीलिए आपसे निवेदन भी किया, क्योंकि हम और आप फर्स्ट जनरेशन नहीं है जिन्होंने टिकैत साहब को बनते हुए देखा। शुरुआत करमू खेड़ी का वो आंदोलन और मेरठ का आंदोलन तो हमने आपने कवर नहीं किया, 87 वाला, 88 वाला, लेकिन उसके बाद जब टिकैत साहब लगभग 2.5 दशक तक दिल्ली और लखनऊ की होटलाइन पर रहे, और बाद का जो उनका पीरियड था उसमें ज़रूर एक हिस्से में हम लोगों ने लगभग 5-7-10 साल उनको कवर किया है। तो सर रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी, पर ये बात मैं कहूँगा जरूर। हालांकि आप देखो कि उनके अंदर वो कितना मतलब आगे का सोचते थे, उन्हें ये भी पता था कि कहीं मेरी जिद से खून खराबा ना हो जाए, नौजवान का जीवन खराब ना हो जाए। वो घटना याद है, कवर की है बिजनौर में एक बार जब यहाँ बसपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में,
तो बिजनौर में उन्होंने कुछ बात कह दी थी मंच पे कुछ बात कह दी थी। इस बात को लेकर बड़ा मूवमेंट हुआ, पूरी सरकार डीजीपी यहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को गिरफ्तार करना है। किसान यूनियन का गिरफ्तार नहीं होंगे। डॉक्टर साहब लगभग 6-7 दिन पूरा तमाशा, पूरी छावनी बन गई थी सिसोली, और जब ये लगा कि इधर पुलिस खड़ी है, इधर किसान खड़े हैं, और जब उन्हें लगा खून खराब हो सकता है तो वो खुद निकल गए। उन्होंने कहा भाई मैं अरेस्ट करूंगा। तो आप देखो ना, आज अगर ये लग जाए किसी नेता को, मुझे शेल्टर देने वाले बाहर हजारों लोग खड़े हुए हैं, तो वो कहेगा हो जाए खून खराब, मैं गिरफ्तार नहीं हूँ। पर आप देखो ना, वो कितने दूरगामी विचारों के थे। उन्हें लगता था कि मेरी जिद से किसी एक बच्चे को चोट लगेगी तो मुझे चोट लगी, कहीं गोलियां चल जाएं, तो वो बाहर आए, उन्होंने कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, मामला शांत हो गया। तो वो तो इतने दूरगामी थे। इस तरह के खांटी किसान थे जो जिंदगी भर किसान बने रहे और महानायक थे, वो असली हीरो थे किसानों के। हम उनके कुछ और किस्से फिर लेकर के आएंगे दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। उसका अब सब 2000 में, जब 2002-3 का दौर था, तो उस समय बिजली संकट बहुत भयंकर था। तो मैं बार बार, चूँकि मैं इसलिए बार बार उनकी बात रिपीट करता हूँ कि उनके अंदर दया भाव भी बहुत था। वो दया भाव था और वो ये मानते थे, जैसे आजकल हम बात करें तो ये चाहते हैं, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, कि जिस मांग के लिए आज हम आए हैं किसी दफ्तर में, विभाग में, इमीडिएटली अभी हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। और टिकैत साहब उसे भली भांति जानते थे कि इस मूवमेंट भी चलाना है और जो अधिकारी है उसे भी कटघरे में खड़ा नहीं करना, क्योंकि काम कराना है। तो एक बार अवनीश अवस्थी, चूँकि मेरठ में लगातार 3 साल डीएम रहे, कलेक्टर रहे, और वो इतना बाखूबी टिकैत साहब के, मतलब उनसे वो परिचित थे कि टिकैत साहब की शैली, भाषा और जो उनके मूवमेंट से कैसे रोकना है सब जानते थे। बिजली संकट बहुत भयंकर था, तो टिकैत साहब जब ये धरने में बैठ गए, हजारों किसान यहाँ से इकट्ठे हो गए। अवनीश अवस्थी को लगा कि अब नहीं उठेंगे, अब तो उन्होंने घोषणा कर दी। तो अवस्थी जब 3-4 घंटे बैठे हुए हो गए, तो अवस्थी जी ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी को मजिस्ट्रेट से कहा कि जो किसान बैठे हुए हैं उन सबको रुआवजा पिलवाओ। अब हालांकि ऐसा सब कहते नहीं थे, तो किसानों के लिए रुआवजे आधे पौने घंटे बाद रुआवजा आ गया, ड्रम भर के आ गए और सबको रुआवजा देने लगे। जब रुआवजा देने लगे, तो जब टिकैत साहब के पास वो गिलास आया रुआवजे का, उन्होंने कहा भाई ये क्या गर्मी में पिया रहे हो? बोले ये एमडी साहब की ओर से है। बोले क्या है? उनको रुआवजा है, कहीं नींबू पानी है, सब दिया रहा। उन्होंने कि ये अवस्थी है ना यहाँ तो? बोले हाँ। बोले वो बढ़िया भाई, गर्मी हो रही, ये तो चलो चाह कम से कम बैठे, पानी तो कम से कम मिल रहा, और तो क्या ढंग नहीं। इसी बीच में अवस्थी जी आ गए, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और टिकैत साहब के मैं देख रहा था, मेरे पास फोटो वगैरह थे, लिखा भी मैंने उस अंदाज में समाचार, तब मैं अमर उजाला में था। अवस्थी जी आए और अवस्थी जी आके ऐसी पलोथी मार के टिकैत साहब के सामने बैठे। तो उन्होंने कहा भाई एमडी साहब, समाधान तो आपको करना, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बोले मैं भी आप जैसा ही हूँ जी, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। अगर मेरे हाथ में कुछ हो तो 10 दिन में आपके पास बैठा रहूँगा। अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पूरे प्रदेश में बिजली संकट है और बिजली मिल भी नहीं रही प्रदेश को इस समय। दूसरे प्रदेशों से बात चल रही है, अभी कहीं बिजली नहीं मिल पा रही, अक्सर बिजली नहीं है। जब होगी तब तक मैं बैठा हूँ आपके पास। तो वो लगभग 1.25 घंटे तक हम ये समझती टिकैत साहब के सामने पलटी मार के बैठे रहे। और वो धूप का, गर्मी का मौसम था, तो हल्का टेंट लगा हुआ था, वहाँ पेड़ थे, वही पसीने में खोल होगी। तो टिकैत साहब बोले भाई बिजली का काम तो करना पड़ेगा, जब किसानों को कैसे मिलेगी? और 20-20 दिन बिजली होगी, ट्रांसफार्मर फूटता है, बिजली नहीं आती, कभी बिजली गायब, कभी ट्रांसफार्मर गायब, जो है वह चोरी होती है। उन्होंने कहा जी मैं समाधान कर रहा हूँ। तो 1.5 घंटा जैसा अवस्थी जी बैठे, तो उन्हें दया अवनीश अवस्थी पे आई कि यार देखो एक IAS अधिकारी, इसका मतलब लाचार है, धरने में बैठा हुआ, पसीने ऐसे पूछ रहे हैं रुमाल से। आप किसान को तो आदत है गर्मी में बैठने। और आप देखिए कि उन्होंने, उनका आप दिल देखो, उन्होंने 1.5 घंटे बाद, इसलिए नहीं कि भाई मांग, उन्होंने देखा कि यार MD बैठे हुए हैं, बड़े अधिकारी हैं, तो सम्मान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस अधिकारी के हाथ में कुछ है ही नहीं, ये हमें लखनऊ बात करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री लेवल का मामला है। 1.5 घंटे उनके बैठते अवस्थी जी, कि कह दिया अवस्थी जी, बोले भाई तुम एक काम करो, हमारी मांग पर हो जाओ, और हम लखनऊ कूद कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री से मिलेंगे। धरना स्टेज कर दिया। तो ये अब आजकल की अगर हम बात करें, तुलना करें, तो राणा जी तुलना ही नहीं हो सकती। वो तो अलग शख्सियत थी, वो तो ऐसे महापुरुष थे, ऐसे मसीहा थे, उनके बारे में कुछ तुलना नहीं कर। अच्छा, उनकी एक खूबी और थी, उन्होंने कभी कोई आंदोलन जो है उसमें टकराहट नहीं होने दी। हिंसा के रास्ते पे कोई आंदोलन उन्होंने जाने नहीं दिया। ना। और जब उन्हें लगा कि आंदोलन उग्र हो सकता है, हिंसा की तरफ जा सकता है, फिसल सकता है,
तो तब वो थोड़ा बैक हो जाता पीछे भी हो जाते थे। तो जैसे कई बार ये सवाल उठते थे कि भाई टिकैत साहब ने अचानक धरना क्यों वापस ले लिया, आंदोलन क्यों वापस ले लिया, ये सवाल उठते थे। तो लेकिन उसके पीछे रणनीति होती थी बेसिकली, जिसे सामान्य लोग देख नहीं रहे। तो दोस्तों ये तो सब ऐसे तो बहुत सारे हमने समाचार लिखे जब टिकैत साहब आह्वान करते थे कि दिल्ली कूच होगी। हाँ, वो तो आह्वान के बाद हम देखते थे कि अब जैसे मैं अगर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल मुझे भी याद तो आ अगर रहा मैं उनकी बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बहुत सम्मान करते थे, और उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे ये बहुत सम्मान। हाँ, मैं किससे तो सुनाऊंगा राजनाथ सिंह जी किसी का? फसल के दाम को लेके टिकैत साहब ने ये ऐलान कर दिया था कि हम दिल्ली घेरेंगे। तो रात में 11 बजे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का फ़ोन मुजफ्फरनगर के डीएम के यहाँ आया, और डीएम मुजफ्फरनगर सिसोली गए। उन्होंने टिकैत साहब से कहा कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। तो रात में 11 बजे प्रधानमंत्री ने टिकैत साहब से बात की, और हम लोगों को जब रात में पता चला तो तब ये खबर हम लोगों ने उस समय लिखी थी। 2007-8 के आसपास। हाँ, तभी की बात है 2007-8 की। और डॉक्टर साहब ये 2004 की बात है। यहाँ पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उन्होंने कहा लखनऊ घेरना है। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री उस समय होते थे, तो ये कह दिया कि हम लखनऊ आ रहे हैं। बोले सावधान लखनऊ, टिकैत साहब लखनऊ आ रहे हैं, अब किसान कूच कर रहे हैं और लखनऊ को नाकाबंदी करेंगे। तो वहाँ किसी रिपोर्टर ने पूछा राजनाथ सिंह जी से कि टिकैत साहब आ रहे हैं और लाखों की संख्या में पूरे लखनऊ को घेरेंगे किसान, गुस्से में है टिकैत साहब। उन्होंने कोई बात नहीं, स्वागत में है। तो मतलब वो आप देखो यहाँ से वो पूरे उसमें गए गुस्से में कि हमें करना है। और जैसे राजनाथ सिंह के पास गए तो ये मैंने, हालांकि ये तो अखबार में जो लिखा वो पढ़ा, तो जैसे टिकैत साहब आए तो राजनाथ सिंह ने कहा, तमाम मंत्री लगा दिए, अधिकारी लगा दिए, बोले तमाम किसान प्रतिनिधियों को खाना मेरे आवाज़ पर होगा। और जब लोग ट्रेन से उतरे, वो किस्सा राजनाथ सिंह ने खुद शेयर किया था सिसोली में, जब टिकैत साहब नहीं रहे तो उनके जाने के बाद राजनाथ सिंह जी ने ये किस्सा खुद सुनाया। और वो कुछ इस तरह से था, जो मुझे याद पड़ रहा है कि डीजीपी ने, चीफ सेक्रेटरी ने पूरी फोर्स लगा दी कि भाई चीफ मिनिस्टर के आवास पे डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा था किसानों का, तो उनको डर हो गया कि कहीं ये सीएम साहब के रेजिडेंस में नहीं घुस जाए। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई नहीं आने दो, क्या दिक्कत है, और उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था करवा दी किसानों के अपने घर के अंदर। और फिर सारे किसान अंदर आ गए, और मुख्यमंत्री जी जो है राजनाथ सिंह जी उस समय निकल के सीधे टिकैत साहब के सामने आ गए और ऐसे ही बातचीत करने लगे। सारे अधिकारी घबरा गए कि यार ये क्या हो गया। और फिर राजनाथ सिंह जी ने वो भी किस्सा बताया था कि जब किसान वहाँ से वापस लौटने लगे तो राकेश टिकैत ने वहाँ जो उनकी एक मुख्य कुर्सी थी, जैसे राजनाथ सिंह जी उस कुर्सी से उठे तो वो कुर्सी उठा ली राकेश टिकैत ने और किसानों को दे दी। किसान उस कुर्सी को अपने साथ ले आए। तो ये बड़े बड़े किस्से थे। ये बड़े बड़े किस्से जो है तो सब गजब, ऐसी तो शख्सियत मिलना मुश्किल है। और वास्तव में किसानों के लिए जो वो कर गए, हालांकि तमाम लोग मूवमेंट चलाए, सब कर रहे हैं, पर वो तो मसीहाई। इतने किस्से, लाखों किस्से हैं, थक जाएंगे सब लोग बात करते करते। हाँ, सब के तर्क था। उनके टिकैत साहब के साथ के जो किसान अभी हैं, वो उनके तो वो एकदम यूँ समझिए कि एकदम उनकी आंखों के सामने टीवी जैसा चलने लगता है, चलचित्र जैसा चलने लगता है। तार्किक बात करते थे और बाकायदा प्रमाणित करते थे, किस्से सुनाते थे अलग अलग। तो ऐसे थे टिकैत साहब, किसानों के बड़े नेता जो ज़िंदगी भर खाँटी किसान बने रहे। उनके निजी जीवन में, उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया और हमेशा अनुशासित थे। सुबह उठ के झाड़ू लगाते थे, पशुओं को चारा करते थे खुद। और यहाँ मेरठ धरने पे भी रहे वो 87-88 में। तो उस वक्त MS राणा एक लाइब्रेरियन रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक किताब लिखी टिकैत साहब के बारे में। तो उसमें वो लिखते हैं कि टिकैत को पहचानना मुश्किल होता था कि टिकैत कौन है इस भीड़ में, किसानों की इस भीड़ में। वही धूल भरा कुर्ता, धोती कुर्ता, और कई बार तो उस पर किसान जब खेत में काम करता है, कुर्ता फट जाता है तो उस पर कहीं वो सिल देती हैं महिलाएं उसको उस हिस्से से। तो कई बार टिकैत साहब ऐसा कुर्ता पहने भी दिखते थे, हवाई चप्पल में दिखते थे, और किसानों के बीच खुले आसमान तले सोते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली का मंच बनता था, उस पर चढ़ के भाषण दे देते थे। और भाषण क्या, सपाट बातचीत थी जिसमें वो मुहावरे, लोक कथाएँ, महाभारत की गाथाएँ सब बताते थे। तो उसको भाषण भी नहीं कहा जा सकता उस तौर पर। तो अपना एक अंदाज़ था उनका। और ये जो साफ गोई थी, ये जो ईमानदारी थी उनके कैरेक्टर में, ये जो कनेक्ट था, जैसे वो कोई फैसला उन्होंने कभी खुद नहीं लिया राजेश भाई साहब,
फैसला लेने के लिए एक टीम बना देते थे 20-30-50 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी, वही फैसला करती थी, कहते थे जो पंचों की राय वही करेंगे, और वो उनके फैसले को कभी नकारते नहीं। साहब अभी मैं कह दूं, मेरे अभी चूँकि उनके किस्से तो याद बहुत आते हैं ना। एक बार ऐसा हुआ 2008 या 9 की बात शायद ये है, तो शुगर मिल चलने वाले थे, तो हमसे कहा संपादक जी ने कि भाई एक बार टीका साहब से बात कर लो। अब उनसे फ़ोन पर बात करना असंभव था, तो फिर ये था कि चलो सिसोली चल रहे हैं, तो एक सीनियर साथी फोटोग्राफर साथ गए, तो हम लोग यहाँ सिसोली ले गए कि टीका साहब से बात करेंगे। तो सुबह ही पहुँच गए वहाँ लगभग 10:30 बजे के आसपास। तो जब हम वहाँ बैठक में गए उनके भवन में, तो वहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, कुछ टोपी लगा के बैठे हुए हैं। तो हम थोड़ी देर बैठे वहाँ, नमस्कार की, राम राम की, तो उनसे पूछा कि उनसे मिलना है चौधरी साहब टिकैत साहब से। तो वो बोले कहाँ से आए हो बताओ। अच्छा, उन्होंने जो वो उनका हो रहा था, वो इतना इरिटेट करते थे, क्यों आए हो, क्या बात है, कुछ तो बताओ। मतलब हमें लगा कि भाई ये पूछ रहे हैं टो के, और जब ये पूरी बात पूछ लेंगे इन्हें लगेगा कि हम उनके कहीं ना कहीं अगर सकारात्मक हैं तो तभी बात करेंगे। तो जब हमने कहा कि हम लोग अमर उजाला मेरठ से आए हैं, शुगर मिल चलने वाले, तो टिकैत साहब का इंटरव्यू लेना है, तो लगभग 3 से 4 मिनट जो पूरा वो चला, तब उन्होंने कहा ये बात पहले भी नहीं बताई। और फिर कहा कि जाओ चले जाओ, वहाँ बैठे 12 पे, वो खुरपे से साफ कर रहे हैं, जाओ चले जाओ। तो गए वहाँ, तो देखे तो अकेले बैठे, और वहाँ जब हाथ में खुरपा, तो वो जिस तरह हमें देख रहे थे ना, ये हमें देख रहे थे कि ये आए हैं, तो आप बताओ कि मतलब उनके हाथ में खुरपा साफ कर रहे। तो हमने उनसे कहा कि बात करेंगे, बोले कर लो तो ऐसी। कोई हमने कि बैठ जाओ, बैठ के क्या काम तो कर रहा हूँ, तो घास साफ कर, तो बताओ क्या कहना है। मतलब उनके सामने जब हम सवाल करते थे तो वो उल्टे सवाल करते थे। उनसे हमने पूछा कि टिकैत साहब इस बार गन्ने का रेट क्या होना चाहिए, बोले तुम बताओ क्या होना चाहिए। तो आप बताओ कि कभी उनके अंदर ऐसा नहीं रहा कि भाई जर्नलिस्ट आए हैं, तुम्हारे इंटरव्यू लेंगे, आप कुर्सी पे बैठ जाओ या वहाँ बैठो, पीछे की लोकेशन कैसी है, काम कर रहे, बोले तुम बताओ क्या करना है, ये काम निकालूंगा इतना। वो कोई खास तैयारी नहीं करते ना कुछ नहीं, और बिल्कुल स्पष्ट बोलते थे, पाक साफ बोलते थे, मन में तिल भर भी उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता था, ना कोई मन में किसके प्रति कोई ऐसी दुर्भावना होती थी। जो सही होता था वो बोलते थे, वो कई लोगों को बुरी लगती थी, कई लोग अच्छी लगती थी। डॉक्टर साहब ये किस्से थे, हालांकि ये तो बहुत किस्से हैं, हम लोग रात तक बैठे रहेंगे तो किस्से चलते रहेंगे। ये रोचक किस्से थे टिकैत साहब के, जो वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी ने बताया आपको। हम ऐसे ही कुछ और किस्सों के साथ आएंगे फिर, और राजेश शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल पर फिर समय दें। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में लंबे समय रहे हैं, लगभग 2 दशक तक, और इन दिनों सेव इंडिया न्यूज़ के नाम से अपना चैनल भी चलाते हैं। आप उस पर जाकर के पॉलिटिकल कंटेंट देख सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद राजेश भाई साहब, बहुत आभार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सूचना मिल सके। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, इसलिए कि आज उस महापुरुष का जन्मदिन है और आप उन्हें याद कर रहे हैं, और आपने मुझे चुना। हालांकि मैं उनके बहुत करीब रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के दिन उस महान विभूति के, उस महान आत्मा की अगर हम बातचीत कर रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है ऐसे लोगों की बात करने में। और चूँकि उनके किस्से सुनने को भी मन करता है, सुनाने को मन करता है। मैंने इसीलिए आपसे निवेदन भी किया, क्योंकि हम और आप फर्स्ट जनरेशन नहीं है जिन्होंने टिकैत साहब को बनते हुए देखा। शुरुआत करमू खेड़ी का वो आंदोलन और मेरठ का आंदोलन तो हमने और आपने कवर नहीं किया, 87 वाला, 88 वाला, लेकिन उसके बाद जब टिकैत साहब लगभग 2.5 दशक तक दिल्ली और लखनऊ की हॉटलाइन पर रहे, और बाद का जो उनका पीरियड था, उसमें ज़रूर एक हिस्से में हम लोगों ने लगभग 5-7-10 साल उनको कवर किया। हम उनके कुछ और किस्से फिर लेकर के आएंगे दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। उसका